गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। भारतीय आबी जारियत के बाद पाकिस्तान के कई अहम शहर ज़ेर आब आ चुके हैं। करतारपुर समेत मुतअद्दिद इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारतीय आबी जारियत की वजह से दरियाए सतलुज, रावी और चनाब भर चुके हैं। आपाशी स्ट्रक्चर को बचाने के लिए चनाब में हेड कादराबाद बंद धमाके से उड़ा दिया गया। लाहौर के करीब शाहदरा में सैलाब के खतरे के पेश नज़र इलाके खाली करवा लिए गए हैं। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग में DG NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने यह कहा है कि हम बारिशों के 8वें स्पेल में दाखिल हो चुके हैं। सैलाबज़दा इलाकों में 29 अगस्त से एक बार फिर बारिशों की तवक्को है। लेट्स वॉच इट। हम अपने मॉनसून 2025 के इस वक्त 8वें और सेकंड लास्ट स्पेल के आखिरी दिनों में हैं। जम्मू के अतराफ में ये तकरीबन 300 mm से ज्यादा बारिश हुई और इसी तरह सियालकोट के शुमाली इलाकों में और मशरकी इलाकों में इस बारिश का इंटेंसिटी तकरीबन 600 mm से ज्यादा तजावुज कर गई। दरियाए सिंध में इस वक्त फ्लो मामूल के मुताबिक है, कालाबाग, चश्मा और तौंसा तक, और ये फ्लो इसी तरह मंगला में दरिया जेलम के ऊपर भी मामूल का फ्लो मंगला डैम से भी साउथ और डाउन स्ट्रीम मौजूद है। इस वक्त खानकी में एक्सेप्शनली हाई फ्लो विच इज अबाउट 1 मिलियन क्यूसेक्स, 10 लाख क्यूसेक्स का रेला है, जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में कादराबाद के ऊपर दबाव बढ़ेगा। बट त्रिमू में इस वक्त हम देख रहे हैं कि दरिया जेलम की तरफ से कोई खास इसमें इजाफा नहीं हुआ। रिवर रावी की तरफ जब हम आए तो जसर में इस वक्त तकरीबन 2,30,000 क्यूसेक्स का इंटेंसिटी का सैलाब का बहाव मौजूद है, जिसने शाहदरा में इस वक्त तकरीबन 78,000 क्यूसेक्स पे प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। गंडा सिंह वाला में इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक्स का बड़ा रेला गुजर रहा है। हम समझते हैं कि इसके बाद जो आने वाला स्पेल है 29 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक इन्हीं इलाकों में मजीद बारिशें होने की भी तवक्को है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि पाक फौज सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन को भरपूर इमदाद फराहम कर रही है। लेट्स वॉच दैट। तो इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीजों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। करीब के 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है और तकरीबन जो है 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है। 3 बड़े ब्रिज जो से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे, 2 उसमें खैबर पख्तूनख्वा में थे, 1 GB में था, दे हैव बीन रिपेयर्ड, और टोटल जो सी हैं इस वक्त हमारी वहाँ पे 104 जो रोड्स हैं वो क्लियर कर दी हैं। गुजराला में इस वक्त इन्फेंट्री की 6 यूनिट्स डिप्लॉय की हुई हैं, 2 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि बोट्स के साथ, OBMs के साथ और बाकी सामान के साथ वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। 2 मेडिकल कैंप भी एस्टेब्लिश हो चुके हैं और ब्रीचिंग पार्टीज जो सी हैं सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर करीबन 6,000 लोगों को वहाँ पे इवैक्यूएट किया जा चुका है, महफूज जगहों में पहुंचाया जा चुका है। करतारपुर साहब पे जो बोट्स के जरिए एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त अंडरवे है। दूसरी तरफ मेजर डेवलपमेंट ये हुई कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कायमा कमेटी से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया गया। इजलास में बानी तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का भी फैसला किया गया है। इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक तोशाखाना ट्रायल की अडयाला जेल में रोज़ाना समात पर गहरी तशवीश है। रोज़ाना समात से मुलज़मान के बुनियादी हकूक मुतासर होंगे। इंसाफ की फराहमी में रुकावट रोज़ाना समात से पैदा होगी। 9 मई के मुकदमात में नाअहली पाने वाले अरकान को PTI अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है। नाअहल अरकान के हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट किया जाएगा। लाहौर के हल्का NA 129 पर इंतखाबात में हिस्सा ले लिया जाएगा। बानी PTI की हिदायत पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत तमाम कायमा कमेटीज़ की रुकनियत छोड़ दी जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सनाउल्लाह मस्ती खैल ने कहा कि तहरीक इंसाफ तमाम कायमा कमेटीज़ की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होगी। लेट्स वॉच इट। मैं तो पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ। रात को 3:30 बजे हमारी मीटिंग जो है वो एंड हुई है। तो उनको शायद इनके नोटिस में ये बात है भी सही कि नहीं, लेकिन पार्टी का ये हुक्म था, खान साहब को हुक्म आया था, रात बड़ी डेलिब्रेशन हुई और 4.5 घंटे मीटिंग रही। उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम जो स्टैंडिंग कमेटी की मेंबरशिप है और जो उनकी चेयरमैनी से वो रिजाइन कर रही है। और सेकंड जो डिसीजन हुआ है कि जो पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे हैं ज़िमनी, मासवाए मियां अजहर साहब जिसकी नेचुरल डेथ हुई है, वो भी हम बाइकआउट कर रहे हैं। जो खान साहब को हुक्म है उसके मुताबिक हम चले। इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो गए हैं। जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा चीफ विप आमिर डोगर को अरसाल भी कर दिया है। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के स्टाफ से अलविदाई मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा कर दिया। आमिर डोगर तमाम अरकान के इस्तीफे लेकर स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराएंगे।
इस हवाले से जुनैद अकबर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बानी पीटीआई को उनका पीएसी और बतौर सदर दोनों इस्तीफों का नहीं बताया गया। सिर्फ कमेटियां नहीं, अगर हुकूमत और ओहदों के जाने से फ़ायदा होता है पॉलिटिक्स को बानी पीटीआई की, तो उसके लिए पीटीआई तैयार है। उनको भी देखिए। मुझे पता चला कि कल किसी ने ये पॉलिटिकल कमेटी में ये बात की थी कि पहली दफ़ा जब खान साहब ने कहा कि ये एक छोड़ दे, तो उसने कहा कि मैं सदारत छोड़ता हूँ और पॉलिटिकल कमेटी नहीं छोड़ता। और उसको बदकिस्मती मुझे अफसोस हुआ जो आप लोगों ने मुझे बताया कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इस तरह हुआ। हालांकि हल्फिया मैं कहता हूँ उस तरह नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल कहा था कि मैं ये भी छोड़ूंगा और मैं सूबाई सदर भी छोड़ूंगा, कि मैं दोनों का ख्वाहिशमंद है था ही नहीं, तो जो भी चाहे। और जब बैरिस्टर गौहर साहब खान से मिलने जा रहे थे तो मैंने कहा इस्तीफा साथ लेके जाए। उसने कहा जरूरत नहीं, मैं खान से बात कर लेता हूँ, पर मैंने व्हाट्सएप की। इस बात का मुझे अफसोस हुआ है। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर असद उमर हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच असद उमर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो इस वक्त सियासत कर रही है पीटीआई, आपके ख्याल से इसका बानी पीटीआई को फायदा हो रहा है? जो आप इस्तीफों की बात कर रही है या उमूमी तौर पे जो सियासत हो रही है? अमूमी तौर पे पीटीआई के अब तक जो पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं, और इस्तीफों से स्टार्ट करते हैं, ये आपके ख्याल से एक कोई अच्छा आउटकम है? इसका कोई फायदा होगा पीटीआई को या बानी पीटीआई को? देखिए, उमूमी तौर पे तो ये बात मेरी ज़ाती राय यही रही है कि आप कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ते हैं और असेंबलियों से बाहर नहीं आना चाहिए। जो हमने 2022 में कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, मैं उसके खिलाफ था। असेंबली हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तोड़ी, मैं उसके खिलाफ था। लेकिन ये जो असेंबली है, अगर कभी आर्ग्यूमेंट बनती थी कि वाकई में बॉयकॉट करना चाहिए, वो तो इस असेंबली की बनती थी। क्योंकि 2018 में जो असेंबली मार्ज वजूद में आई थी, या जो 2021 के अंदर हमने 2022 के अंदर हमने जो दोबारा पंजाब की असेंबली बाई इलेक्शन के जरिए वहां पे हुकूमत हासिल की थी, वो तो हम एक फेयर प्रोसेस से हासिल की थी, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो 8 फरवरी 2024 का जैसा इलेक्शन हुआ है, सारा पाकिस्तान क्या सारी दुनिया जानती है वो कैसा इलेक्शन हुआ है। शायद उसी वक्त ये पोजीशन ले लेनी चाहिए थी कि इसको लेजिटिमाइज करना ही नहीं चाहिए। उस वक्त पोजीशन ले ली जाती। टाइमिंग भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जबकि एक स्ट्रेंथेंड पोजीशन में है गवर्नमेंट, उस वक्त क्या फायदा पड़ेगा? इससे हुकूमत को क्या नुकसान होगा? पीटीआई को क्या फायदा होगा? लेकिन अगर आप उस लिहाज से देखें ना, ये एक पैगाम है, एक दुनिया को पैगाम है कि जी एक पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, इसलिए हम इससे बॉयकॉट करें। अगर वो हिस्सा ले लेंगे तो क्या होगा? आपके ख्याल में उनको जीतने देंगे? तो उन्होंने कौन सा असेंबलियों में आ जाना है? तो जहां पे बिल्कुल ही लेवल प्लेइंग फील्ड ही ना हो, जहां मौका ही ना दिया जा रहा हो आपको खेलने का, तो मेरे ख्याल में ये पहली दफा है, और जैसे मैंने पहले कहा, ये पहली दफा है जहां मेरे ख्याल में इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ना लेना जो है उसकी मंतक मुझे समझ में आती है। लेकिन असेंबलियां छोड़नी नहीं चाहिए, सीटें खाली ना करें। जो हैं इस वक्त वो सीटें अपनी खाली ना करें, अपनी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जाएं ना जाएं, उनसे क्या फर्क पड़ता है? बट अगर लेट्स से इलेक्शन में कामयाबी हो, प्रेशर तो पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर। कैसे कामयाबी होगी? यही तो सवाल है ना। देखिए, अगर आपका तज़किया ये कहता है कि इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन इलेक्शंस के अंदर एक शफाफ इलेक्शन का अमल होगा और जिसको भी वोट पड़ेंगे वो इलेक्ट हो जाएगा, वो मुंतखब हो जाएगा, अगर आपका तज़किया ये है तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहिए, बिल्कुल इलेक्शन लड़ना। बट ये इतराज तो पहले 2024 के इलेक्शन में भी था, बट उसके बावजूद पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। नहीं, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्या बन गई? उसको पीटीआई को टोटल आपने दी कोई 39 या 40 नशिस्तें नहीं। बाकी नशिस्तें जो हैं वो याद रखिए वो पीटीआई को नहीं दी गई। और उसके बाद उस जो हुआ सब कुछ तो हमने देख लिया। तो पीटीआई के वहां होने से सिवाय लेजिटिमेसी मिली, उस असेंबली के फैसलों को एक अखलाकी जवाज मिला, उसके अलावा क्या हासिल किया? उस असेंबली के अंदर रहने से क्या हासिल किया? और ये वो शख्स आपसे कह रहा है जो पार्लियामान की सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर यकीन रखने वाला है। लेकिन जब आप उन इदारों को एक मजाक बना के रख देंगे, जब उनको बेतौकीर कर देंगे और ऑफ कैमरा आप जाके हुकूमती अरकान से पूछ लें कि इस वक्त ये जो पार्लियामान है उसकी कितनी औकात। इस सूरत हाल के अंदर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सूरत के अंदर मुझे समझ में आती है
कि क्यों ये फैसला किया गया है कि इसके बाई इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना लिया जाए। सो देन आपके ख्याल से नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप प्रोविंशियल असेंबली से भी निकल जाएं और नेशनल असेंबली से भी निकल जाएं? नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि असेंबली छोड़नी नहीं चाहिए। वो आप सीट्स ब्लॉक करके रखे, जब तक जबरदस्ती करके, अब तो चुन चुन करके निकाला जा रहा है ना। किसी को 9 मई के मुकदमों की सजा के अंदर निकाल रहे हैं, किसी को किसी और बुनियाद के ऊपर निकाल रहे हैं। लेकिन खाली वो जगह नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल आप वहां पे जरूर रहें, लेकिन साथ साथ अपना एक एहतजाज जो है उसको रजिस्टर करना जो है वो भी एक। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ को करना क्या चाहिए। वो सड़कों पे आते हैं तो लोग बोलते हैं सड़कों पे क्यों आए। पार्लियामान के अंदर वो अपना कानून के दायरे के अंदर एहतजाज ही रजिस्टर करा रहे हैं ना। स्टैंडिंग कमेटी से बाहर निकलने का मतलब यह है कि वो एक एहतजाज कर रहे हैं। अगर वो ये भी ना करें, पार्लियामान के अंदर करते हैं, उस पर एतराज है। अदालतों के अंदर आपको पता है कि उनको इस वक्त कितना इंसाफ मिल रहा है, और सड़कों के ऊपर आने से पे आपको एतराज है कि इससे मुल्क की जो है स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टेबलाइज होती है। तो आपको ये तो हुकूमत के करने का फैसला है ना। जब आप तमाम दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर ऐसे ही फैसले होंगे, फिर आपको जमहूरियत कमजोर होती हुई नजर आएगी, ताकतवर नहीं होती हुई नजर आएगी। ये जो फैसले हुए हैं बॉयकॉट करने का, स्टैंडिंग कमेटी से निकलने का, इससे जमहूरियत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो हुकूमत के फैसले ना करने के लिए, आप उनको स्पेस तो कोई दें, आप तो उनको सियासत करने के लिए स्पेस ही कोई नहीं दे रहे। राइट। सो इस वक्त हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ आपके ख्याल से वेल सेटल्ड है, मजबूत पोजीशन पर है, क्योंकि खबरें अभी भी गर्दिश करती हैं कि हुकूमत शायद कंफर्टेबल नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, कानूनी तौर के ऊपर हुकूमत जो है वो बिल्कुल मजबूत नजर आ रही है, कोई वजह नहीं है उनकी परेशानी होने की। तो फिर ये बार बार चेमगोइयां क्यों होती हैं? और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, चेमगोइयां हो रही हैं, मुख्तलिफ थियरी जो है वो गर्दिश कर रही हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जितनी कानूनी तौर पे हुकूमत आपको ताकतवर नजर आ रही है, उतनी अखलाकी तौर पे ये हुकूमत कमजोर है। जब सारे पाकिस्तान को पता हो कि आप वोट लेके अवाम के मैंडेट से हुकूमत में नहीं बैठे में हैं, तो आपके पास क्या ताकत है? और वो जो कमजोरी है, वो कमजोरी ये बुनियाद बनती है कि हर 3 महीने के बाद एक नई खबर आती है कि किस बुनियाद के ऊपर इस हुकूमत के दिन पूरे होने वाले हैं। और आजकल भी ऐसी खबर चल रही है। और मेरे ख्याल में अगर कुछ हो जाए, मैं नहीं कह रहा कि जरूरी है कि वो अच्छी चीज होगी, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो इनके पास एतराज करने को क्या होगा? आपके पास कोई अखलाकी जवाब ही नहीं है उस हुकूमत के अंदर बैठने का। या तो आज भी वक्त है, ये जो कमजोरी है, इसको अगर वो मान जाएं और कोई सियासी हल निकालने के लिए तैयार हो, तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए तैयार हो, कोई जमहूरियत को मजबूत करने के लिए फैसले करने को तैयार हो, तो शायद कोई इनकी बार-बार ऑफर कर रहे हैं बेहतरी हो जाए और इनकी सियासत बैठ जाए हमारे साथ। राना सनाउल्लाह साहब ने की, प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की, अब तो पीटीआई ने डिसाइड किया कि नहीं बैठना। नहीं, ये कोई ऑफर नहीं होती। चलते फिरते एक बयान दे देना और उस बयान के साथ अगले दिन, आपको पता है इस्लामाबाद में उन्होंने खड़े होकर कौमी असेंबली में दिया था ना स्टेटमेंट, वजीर आजम, और वो चल के चले गए थे बैरिस्टर गौर के बाद। जरा इस्लामाबाद के वर्कर से जाके पूछे ना कि उनके साथ हो क्या रहा था उसके बाद। घरों पे छापे पड़ रहे हैं, नई FIR कट रही हैं, लोगों को तेजी से ट्रायल कर करके सजाएं दी जा रही है। ये ढकोसला है, ये कोई हकीकी तौर पर कोई बातचीत की कोई कोशिश नहीं की जा रही। राइट। आपने मुज़ाकरात के हवाले से, आप मुसलसल आपका एक मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। आपने ये ट्वीट किया कि हुकूमत के मामलात 1996 और 2013 में भी ठीक थे, लेकिन 93, 98 और 2018 में ज़ेर अताब आ गए। निज़ाम ठीक करना है तो सबको साथ बैठना होगा। ये जो लार्जर पिक्चर है, ये हमने पहले एक दफ़ा देख लिया है ये सारा। आई एम नॉट सेइंग आई डिसएग्री विद यू, लेकिन ये मिसाक जमहूरियत और ये सबसे निकल कर पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है। ये आपको लगता है कि पॉसिबल है? और अगर हो भी जाए तो ये सोल्यूशन है? क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये मुमकिन है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। ये तो सियासतदानों ने फैसला करना है कि ये उसको मुमकिन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? बिल्कुल यही सोल्यूशन है। देखिए, जैसे मैंने उस ट्वीट के अंदर कहा ना कि ये अभी आपको जो ताकतवर नजर आ रहे हैं ना, हम इसी मुस्लिम लीग नून को पहले भी कई दफा ऐसे सूरत हाल में देख चुके हैं जहां बहुत ताकतवर नजर आते थे, जहां बहुत मंजूर नजर आते थे, लेकिन वो मंजूर नजर से ज़ेरे अताब आने के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता। और जो 3-3, 4-4 दफा उस फेरों से गुजर चुका हो,
उसको तो कम से कम इतना इदराक होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, अगर आप वो पुरानी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करने के लिए तैयार हैं और जब मर्जी आए आपको कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया जाए और आप एक नए फेर के अंदर लग जाएं, तो चलाते रहे ऐसे काम। राइट। सो आप सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई के, अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो बार बार नाराज हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या वजह उनकी नाराजगी का? ये तो वही बता सकते हैं उनकी नाराजगी क्या वजह है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नाराजगी अगर है तो बेहतर ये हो कि वो साथ बैठ के इमरान खान से बराह रास्त नहीं मिल सकते तो किसी पैगाम के जरिए फैसला करवा लें, और एक दफा जब फैसला हो जाए उसके बाद बेशक ऐलान कर दें, वरना इतने अहम ओहदे पे बैठकर नाराजगी का भी इजहार हो और कोई तब्दीली भी ना हो, मेरे ख्याल में ना ये उनके लिए अच्छा है ना ये पार्टी के लिए अच्छा है। ओके, टेकिंग अ ब्रेक, हम उसके बाद बात करते हैं मजीद। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दौरे जापान पर तनकीद हुई तो आज वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने नाक़दीन पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। ज़रा देखिए। मैं ऑन रिकॉर्ड बहुत जिम्मेदारी से कह रही, चीफ मिनिस्टर की फैमिली का सारा खर्चा उनकी अपनी जेब से तमाम तर रिकॉर्ड के साथ मौजूद है, लेकिन जिसने बदतमीजी की है, जिसने बेहूदगी की है, उनको जो है शर्म से डूब मरना चाहिए। खुद जो है वो जितने भी ये यूट्यूबर है वो बैठ के खुद ने इम्पोर्टेड शर्टें पहनी होती हैं, इम्पोर्टेड शर्टें पहन के वो हमें पूछते हैं फलाने नहीं फलाना क्या पहना था। मैंने तो पहले आपसे कहा ये फैमिली 80s के अंदर भी मुल्क से बाहर जाया करती थी भाई, नवा मुल्क से बाहर जाना नहीं देखा उन्होंने। ये तब भी जो है अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया उनको, वो जो उनकी इस्तिताअत है। अब ये भी कोई बात है, आप बात करें कि मरियम नवाज जो है उन्होंने ये काम पंजाब के अवाम के लिए ठीक नहीं किया या ये कर सकती थी नहीं किया, फिर तो आपका तनकीद सर आंखों पे। असद अब्बास साहब, मरियम नवाज की काम पे तनकीद हो सकती है, लेकिन ये जो उनके पर पर्सनल तनकीद हम कई दफ़ा देखते हैं, ये इसको कंडेम करना चाहिए नहीं होनी चाहिए? डिपेंड करता है जी किसको आप पर्सनल तनकीद कह रही हैं। मैं ज़ाती तौर पे तो बिल्कुल मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि किसी भी सियासतदान की उनके जो ज़ाती मामलात हैं, ज़ाती मामलात हैं, उसको जो है ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ज़ाती किसको कहा जा रहा है। अगर आप एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे और उस डेलीगेशन के अंदर आपके खादमाएँ भी साथ होंगी और चाहे आप अपने पैसों से भी कर रहे हो, आप एक विजुअल्स तो देखें, कुछ पैगाम तो देखें कि आप क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक ये 1980 की दहाई में बाहर जाते थे ख़ानदान वाले, उसमें तो आज तक ये नहीं फैसला हो सका। अगर आपको याद हो कि जिस वक्त पैनमा का केस उरूज पर था तो एक भाई जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से एक भाई कहते थे कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े अरबपति लोगों में से एक थे, और दूसरा भाई कहता था कि वो मेहनत मजदूरी करते थे और अपने हाथ से काम करते थे। तो ये तो खैर अज़मा बुखारी को बेहतर पता होगा 80 की दिहाई में ट्रैवल करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। और वो जिस बात पे एतराज़ कर रहे थे ना कि वो कपड़े कैसे पहनते हैं यूट्यूबर से सियासतदान का मुकाबला होता नहीं है। सियासतदान जो है वो अवाम की नुमाइंदगी करता है, यूट्यूबर जो है सिर्फ अपनी नुमाइंदगी करता है। तो उसूली तौर पर मैं एक उस स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा कि किस चीज़ पे एतराज़, बिकॉज मैं तो देखता भी नहीं है जो आप बोल रहे हैं यूट्यूब, मुझे नहीं पता कि किस चीज़ के ऊपर एतराज़ किया गया है, लेकिन उसूली तौर पर पैमाना जो है नापने का वो सियासतदान का और एक सहाफ़ी या यूट्यूबर या एक आम शहरी का मुख्तलिफ होता है। राइट। थोड़ा सा माशी सूरत पे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कतर जा रहे हैं ताकि जो कतर के साथ LNG की खरीदारी के मुआहदे हैं उन पर नज़रसानी की दरख्वास्त की जा सके। आपके ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप है? इज़ इट पॉसिबल? जी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। काश वो मुआहदे करने से पहले, क्योंकि अगर आपको याद हो तो यही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जिन्होंने ये ओरिजिनली कतर के मुआहदे किए थे। काश वो मुआहदे करने से पहले जो है ज़रा सी दूरअंदेशी का ख्याल किया जाता, लेकिन अब जो सूरत हाल है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर ये उस डील को चेंज कराने में कामयाब हो जाते हैं तो उससे बेहतरी हो। ओके, सो हुकूमत से बिजली और गैस के मामले पे आपके नज़र में कुछ गलती हुई है? उन्होंने प्रॉमिसेस किए कि हम सस्ती कर देंगे, बेहतर होगा, लेकिन वो कर नहीं सके, या IMF के आगे कुछ हो ही नहीं सकता? IMF से कोई ताल्लुक नहीं, ये इसका तबाह बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान के बिजली के निज़ाम को। आप जिस वक्त ये, मैं आज बात नहीं कर रहा, जिस वक्त ये पॉलिसी आई थी जिसके तहत ये हज़ारों मेगावाट की मंसूबे लगाए गए, उस वक्त मैंने सिर्फ सियासी तौर पर
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं इतराजात किए थे, बाकायदा नेपरा के अंदर रिव्यू पिटिशन डाली थी, जिसके अंदर हमने शवाहिद से बताया कि दुनिया के अंदर यही कारखाने जो हैं वो इससे बहुत कम कीमत के ऊपर लग रहे हैं, और जो मुनाफा उनको दिया जा रहा था वो मुनाफा भी हमने कहा है ये बहुत ज्यादा है आप। और तीसरी चीज ये कि जितने कारखाने लगाए जा रहे थे उतनी बिजली की खपत नहीं थी। तो उसके नतीजे के अंदर यह हुआ, क्योंकि आपने महंगी बिजली बनाई, जरूरत से ज्यादा बिजली बनाई, आपने पूरी मईशत डुबो के रख दी है। अब वो देखें अल्लाह का निजाम, आज वही फैसले जो किए हुए थे। और आपको सबसे मजेदार बात बताऊं कि आखिर में जो प्रोजेक्ट लग रहे थे वो वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग की नहीं लगा रही थी। उन्होंने कहा था बहुत हो गया, अब बस बंद कर दो और नहीं लगाते। वजीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं जनाब, मैंने जो है LNG के 4 प्लांट और लगाने हैं, और मजीद पंजाब हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ ने कहा अब वो संभाला नहीं जा रहा, उसकी जो पेमेंट्स हैं वो आसमान से बाहर निकल गई हैं, और जो भी करने की कोशिश की गई है वो सिर्फ आंसू पोंछने वाली बात है। उससे कोई बड़ी बिजली की कीमत के अंदर कमी नहीं आ सकती। जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं ना फरिया ओरिजिनल सिन था वो उस वक्त जब आप फैसले कर रहे थे, जब आप जरूरत से ज्यादा और जरूरत से महंगी बिजली बना रहे थे। राइट, सो PTI हुकूमत में IPPs की एक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई। इसके बाद आपने IPPs से मुआहदों पर नजरसानी के लिए बातचीत शुरू कर दी थी। मौजूदा वफाकी वज़ीर जो अभी हैं अवैस लखाई साहब, उन्होंने भी ये बात कहा था कि बातचीत चल रही है। कब कहाँ पे उसकी आपको लगता है कि क्या पोजीशन है, क्या वजह है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं? देखिए उस वक्त भी जो है उस वक्त भी माहदे हो गए थे, और उसके नतीजे में अभी जो आपको तबाही नजर आ रही है ये कम तबाही है, क्योंकि पहले उस वक्त कुछ माहदे किए गए जिसकी वजह से कुछ अखराजात के अंदर कमी आई, और अभी इसी तरीके से अवैस लगारी के होते हुए भी ये काम किया गया है, दोबारा से तरमीम की गई है माहदों के अंदर। ये अभी बोझ होने के बाद आप हालात देख रहे हैं। कसूर अवैस लगारी का नहीं है, उन्होंने तो एक इनहेरिट किया, उनको एहसास में मिले वो फैसले जो 2013 से 18 की मुस्लिम लीग नून की वफाकी और सूबाई हुकूमत ने की थी, उसका खमियाजा आज भुगत रहे। जितना उसके अवैस लगारी के बस में है उतना वो करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, एक और बहस चल रही है, जैसा आपने कहा कि हुकूमत की जाने की खबरें या अफवाहें गर्दिश करी हैं, एक बहस चल रही है नए सूबों की। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? एडमिनिस्ट्रेटिवली होने नहीं चाहिए और सूबे पाकिस्तान में? देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, ताकत जो है वो अवाम तक नहीं पहुंच रही, उसके ताकत के जो फवायद हैं वो भी अवाम तक नहीं पहुंच रहे, और ना वो इख्तियारात अवाम के पास पहुंच रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान को डिवोल्यूशन की, पाकिस्तान को इख्तियारात की को नीचे ले जाने की, अवाम के करीब ले जाने की जरूरत है। सूबे बनाने के अंदर मसला ये है कि देखें आपका आइन जो है वो कहता है 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको सूबे की, 2/3 अक्सरियत चाहिए वफाक के पार्लियामान की, फिर जाके आप सूबे की हैयत बदल सकते हैं। आपको जितने भी छोटे सूबे हैं, आपको पंजाब के अलावा सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मेरे ख्याल में मुज़ाहमत मिलेगी, और आप जो है सियासी पेचीदगी बहुत ज़्यादा और बढ़ा देंगे। खास तौर पे इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर तो आप सबको पता ही है कि क्या हालात चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है दहशतगर्दी के जो हालात चल रहे हैं, उसके अलावा सियासी तौर पे वहाँ के लोगों के अंदर एक अदम इत्मीनान की सूरत हाल है। जिस लीडर को उन्होंने वोट डाला हुआ है वो इस वक्त जेल के अंदर पड़ा हुआ है। सिंध निस्बतन इस वक्त जो है वो बेहतर हालात में है। मेरे ख्याल में आपने अगर कराची को बाकी सिंध से अलग करने की कोशिश की तो यहाँ के अंदर भी आप एक सियासी तूफान देखेंगे। इससे बहुत बेहतर हल जो है वो आइन के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि आइन के अंदर मजमूई तौर पर उसका हल जो है वो नहीं दिया गया। और वो क्या है? एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम। आइन में ये तो असूली तौर पे लिख दिया गया है कि मुकामी हुकूमत का निज़ाम होगा, मुकामी हुकूमतें जो हैं वो इंतजामी, सियासी और माली तौर पे खुद मुख्तार होंगी। ये एक उसूलन स्टेटमेंट है, लेकिन उसकी कोई तशरीह नहीं की गई है। इलेक्शन कैसे होगा, कौन करवाएगा, कितने अरसे के बाद किए जाएंगे, क्या उनके इख्तियारात होंगे, क्या उनके वसाइल होंगे, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ आइन के अंदर। हालांकि वफाक और सूबे के जो इख्तियारात हैं, वसाइल हैं, इलेक्शन का पूरा निज़ाम है, सब का सब आइन के अंदर मौजूद है। अगर आप आइनी तरमीम करना चाहते हैं, और मैं बहुत इसके हक में हूँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अशद जरूरी है कि पाकिस्तान में आइनी तरमीम करके जो मुकामी हुकूमत का निज़ाम है
उसको मजबूत किया जाए। और आइन में जो आज लिखा हुआ, जैसे मैंने पहले कहा कि सियासी, माली और इंतजामी तौर पर खुद मुख्तार हो, तो आप फिर 4 से 12 सूबों पे नहीं जाएंगे, आप 150 जिलों को मजबूत मंशूर में भी लिखा हुआ है, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएल हो, पीटीआई हो, बिल्कुल लिखा हुआ है। हुकूमत में हर पार्टी के हुकूमत इस पे अमल करती है। बिल्कुल सही बात है, हर पार्टी के मंशूर में लिखा हुआ है, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है, कोई हुकूमत नहीं कर सकती है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि जब तक आप आइन के अंदर लिखकर पूरी तशरीह जिस तरीके से वफाक और सूबे के निजाम की गई है, जब तक आप मुकामी हुकूमत के निजाम की नहीं करेंगे, आप जो है वो कभी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और जब तक ताकत इख्तियार जो है वो अवाम तक, निचली सतह तक आप नहीं लेके आएंगे, इख्तियार भी अवाम के हाथ में होना चाहिए, वसाइल भी अवाम के हाथ में होना चाहिए, कोई और जो है वो अवाम के लिए उससे बेहतर सोच नहीं लगता कि उसको क्या जरूरत है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी पीटीआई इन द नेक्स्ट 5 years? देखिए, ये तो बहुत सारी मुख्तलिफ हो सकते हैं, एवोल्यूशनरी बात के तहरीक इंसाफ कहाँ पे जा सकती है। अगर आप शुरू करते हैं, बुनियाद से शुरू करते हैं, क्या तहरीक इंसाफ की जो सियासत है इस वक्त अवाम के अंदर मकबूलियत जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है, क्या 5 साल के बाद यही होगी? अगर आप जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ डील कर रहे हैं, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, वर्करों को जेल में डाला हुआ है, सजाएं हो रही हैं, पार्लियामेंटेरियंस को सजाएं हो रही हैं, तो ये मकबूलियत तहरीक इंसाफ की अगले 5 साल में बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये तो अवाम तो तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ एक बहैसियत एक तंजीम, एक जमात जो है वो कितनी फाल होती है, कितनी फाल नहीं होती, उसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन अवाम तो हैं, वो तो एक ही जगह पे खड़े में, इसलिए आप चाहे 3 साल लगा लें, 5 साल लगा लें, 10 साल लगा लें, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर जो बहरान है ये उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक इसका कोई सियासी हल ना निकाला जाए, और सियासी हल जो है वो तहरीक इंसाफ के बगैर निकल नहीं सकता। राइट, असद उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया है, जिसके बाद मजमूई शराय 50% तक पहुंच गई है। इजाफी टैरिफ के बाद मुतअद्दिद भारतीय मसनूआत महंगी होने जा रही हैं, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ने का इम्कान भी अब साफ नजर आ रहा है। इस फैसले के बाद भारतीय मईशत ज़बूहाली का शिकार होने का भी खतरा अब भारत में महसूस किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक इस टैरिफ से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर भारत पर इजाफी टैरिफ भी आयद किए जा रहे हैं और भारत मुखालिफ बयानात भी मज़ीद तेज़ कर चुके हैं। अब अमरीकी सदर ने कहा है कि मैंने पाकिस्तान और भारत को तजारती डील की पेशकश करके जंग बंदी करवाई। पाक भारत जंग में 7 या इससे ज़ायद जंगी तैयारे तबाह हुए। जनरल जाहिद महमूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब। जो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उससे पाकिस्तान में तो यकीनन आई गेस ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन राइट नाउ, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारत के ऊपर? जी देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ रहा है फरिया। पहले तो सबसे पहले अगर हम देखें जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, तो जो एम्बेरसमेंट भारत को बार बार सहनी पड़ रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जियोइकोनॉमिक्स 6 से 7 तैयारों पे गए हैं, करें उससे भी ज्यादा हो गए। तो एवरी डे वो ही इज रिमाइंडिंग देम कि तुम लोग जो हो, दिस इज व्हाट इज योर वर्थ एक्चुअली स्ट्रेटेजिक लेवल पे। तो वो एक एम्बेरसमेंट है। और ऑफ कोर्स जो थिंकिंग माइंड्स हैं भारत में, क्योंकि अभी गोदी मीडिया है ना, तो हम जिस मीडिया को देखते हैं वो तो वो डीप स्टेट की एप्लीकेशन के बाद वही चीज सामने लाएगा जो वो झूठ पर बेस्ड एक स्टांस गवर्नमेंट ने या उन्होंने लिया हुआ है, बट अंदर से वो हिले हुए हैं जी। और अगर आप प्राइवेट कन्वर्सेशंस किसी से करें या उनके कोई प्राइवेट प्रोग्राम्स देखें या पर्सनल प्रोग्राम्स देखें, तो वो कह रहे हैं कि जी भारत को ये मानने में क्या दिक्कत पेश आ रही है कि जी सीज फायर अमेरिका ने करवाया है और ये दुनिया करवाती रहती है। तो वो वो एक वो अना के जो घोड़ा उन्होंने फंसा लिया है और ये किसी वक्त भी ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, दोनों तरफ जो है वो ट्रांजिशनल चीजें चल रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पुतिन से भी खुश नहीं है, रशियन जो वॉर है उसकी वजह से भी वो नाराज है, और इंडिया जो है उसका जो कमिलियन वो कहते हैं ना जी डिप्लोमेसी है, वो वल्नरेबल हो गई है। पहले तो मिलिटरीली पाकिस्तान ने उनको वल्नरेबल किया, बुनियानुल मरसूस के जो नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा गया, और उसके बाद ये जो इनकी पॉलिसीज है, अभी आप अंदाजा लगा लें इस चीज से कि एससीओ का एलामिया इन्होंने साइन नहीं किया पिछला,
अपनी ह्यूब्रिस अप्रोच की वजह से जी कि इफ आवर एजेंडा इज नॉट देयर तो हम कोई एलामिया साइन करने को जरूरत नहीं है। तो ये उधर आप अभी जो है मोदी साहब वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए कि मैं किसी तरीके से चाइना पहुंचूं। अगर आप कल पिक्चर्स देखी हो, ये गुज़श्ता दिनों पिक्चर्स देखी हो जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वाज हियर, तो मोदी साहब पहले ही कमरे में बिल्कुल तैयार बैठे खड़े हुए थे जब वो एंटर हुए उनसे मिलने के लिए। तो इसका मतलब है कि वो उनको भी वो आप कर रहे हैं, एक वो शो कर रहे हैं कि जी हम आपके साथ हालात ठीक करना चाहते हैं और अभी आप चाइना जाने वैसे ये भी बहुत कमाल है भारत का कि कहाँ पे आप पाकिस्तान को अभी 2 दिन पहले कह रहे हैं कि चाइना ने आपकी मदद की है हम पे हमला करने पे, वहां पे वो दोस्ती की ऑफर कर रहे हैं। वैसे ये भी यही लोग कर सकते हैं डिप्लोमेसी पर यह बिल्कुल दिस इज अ कैमिलियन डिप्लोमेटिक अप्रोच, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। और ये बट चाइना इज आई मीन डीप कंट्री है जी, अंडरस्टैंडिंग वाला कंट्री है, स्ट्रेटेजिक थॉट वहां का बहुत, दे एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि इंडिया के जो डिजाइन है, देखिए दोनों डिजाइन जो इसके हिंदुत्वा के भी और हेजमोनिक जो डिजाइन है वो चाइना को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने से आगे, वो डिजाइन ये परसू करेंगे। तो टेम्परेरी तौर पे ये अमेरिका को जेस्चरिंग कर रहे हैं कि जी देखिए अगर आप वो नहीं करेंगे, हमें नहीं लुक आफ्टर करेंगे, तो हमने जो आपसे वादे किए हुए थे कि हम चाइना को कटल करें तो हम तो फिर उसके साथ दोस्ती करने जा रहे हैं। बट दे डोंट नो ट्रम्प, अभी तक तो ट्रम्प को उनको समझ जाना चाहिए। वो जब ये कहते हैं ना, जब वो गुस्से में आ जाते हैं या नाराज हो जाते हैं, वो नहीं देखते किसका नुकसान हो रहा है किसका नुकसान नहीं हो। देखिए एलन मस्क जैसा इंसान जो इतना उनका क्लोज फ्रेंड था और कैंपेन में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी एलन मस्क, उनको जब वो मेगा जो उनका चला है जब अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में, तो उन्होंने एलन मस्क को भी अबंडन कर दिया जी। अभी जो तैनाती हुई है इंडिया के अंदर उनके सफीर की, वो रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने अपना जो मोस्ट लॉयलिस्ट पर्सन है यंग मैन, उसको उन्होंने यहाँ पर भेजा और उसको दूसरे भी मुख्तलिफ पूरे रीजन का एक उन्होंने बना के भेजा है। इस रीजन के बीच में अपना एनवाय भी बना के भेजा है। इफ यू रिमेंबर इन द पास्ट इंडियंस बड़े एलर्जिक थे जी इस एनवाय वाले सिस्टम से। जब हॉलब्रुक को याद होगा आपको, पाकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एफ पैक वाला वो अनफॉर्चुनेट वो बनाया गया, तो इंडिया ने बड़ा सख्ती से कहा था कि जी इंडिया को आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो वो अपना एक प्रोमिनेंट प्लेस रखना चाहते थे, एक अपना जो अपनी मकाम रखना चाहते हैं और शो करते हैं, तो उसको तो तार तार कर दिया जी। तो अगर इजाजत है, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि मीडिया भी इस वक्त ये बात कर रहा है ऑफ रिकॉर्ड, ऑपोजिशन तो खुल के ये बात करिए। अगर आप इजाजत दें तो राहुल गांधी साहब की एक स्टेटमेंट देखते हैं, लेट्स वॉच दैट। साथ साथ सोशल मीडिया पे भी राहुल गांधी इस वक्त एक बहुत पॉपुलर फिगर बन चुके हैं। जनरल साहब, क्या ये प्रेशर बढ़ सकता है ऑपोजिशन का? क्या हम एक चेंज देख सकते हैं, मोदी जी को देख सकते हैं जाते हुए? बिल्कुल जाते हुए देख सकते हैं। देखिए ना, इनका जो पिछला अब की बार वो जो 400 का इन्होंने हिस्सा क्रॉस करना था, 400 सीट्स इन लोकसभा, तो इन्होंने कोलिशन बनाई है, एक माइनॉरिटी कोलिशन ही समझ ले, उसमें गवर्नमेंट बना सके। ये तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सके, तो ही इज एट द लूजिंग स्ट्रीक। देखिए भारत के अंदर अभी भारतीय जो जनता पार्टी है वो बिल्कुल आरएसएस की आइडियोलॉजी में गुम हो चुकी है। उसका पॉलिटिकल फेस इज नो मोर देयर, इट इज सुप्रा नेशनल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल एप्लीकेशन, जिसमें वो एक भारतीय जो हिंदुत्व का जो असर है जी वो बिल्कुल छा गया है। देखिए ना फरिया, 17% मुसलमान रहते हैं जी इंडिया के अंदर, 17%। लोकसभा में टोटल 27 मुसलमान जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो 4.67% के करीब बनता है, एंड नन फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जो है। तो उनमें से एक कि अपनी सिस्टम के बीच में अगर पॉलिटिकल माइंड अप्लाई किया वोटर ने, तो वो समझ रहे हैं कि भारत का जो तशख़्ख़ुस है ना सेकुलर स्टेट वाला, ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी वाला, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और अब इतनी नफरत इन्होंने पैदा कर दी। देखिए वहाँ सेन माइंड्स भी हैं, जरूरी नहीं होता कि डोमिनेट करने वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एक कैरेक्टर उनके अंदर ऐसा होता है कि वो अपनी डोमिनेंस को नहीं चाहते, वो चाहते हैं ऑल इंक्लूसिव हो, अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, हिंदुइज्म में भी बहुत अच्छे लोग मौजूद होंगे। वो समझ रहे हैं कि भारतीय से जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है ये हिंदुइज्म को बदनाम करवा रही है। तो ऑफ कोर्स वो रिफ्लेक्ट करेंगे जी इलेक्शन के बीच में। सिख अपना बिल्कुल खुल के आप देखेंगे, मुसलमान तो जिस तरीके से वहां पे रह रहा है उसको तो साबित करना पड़ता है कि मैं पहले इंडियन हूं और बाद में मैं मुसलमान हूं। उसने तो अपने कलमे को छुपा लिया। और ये जो अलीट मुस्लिम्स पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, ये ड्रामे करते हैं
इनका इंटरेस्ट कहीं और है, कोई कश्मीरियत का नारा लेके आगे आ रहा है। तो ये दीज आर ऑल पोलिटिकल, इनका ना कोई रिलीजन होता है, ना इनकी स्टेट होती है, ना ऑपरेशन सप्रेशन के साथ ये खड़े होते हैं, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट के साथ खड़े होते हैं। आज मुसलमान को देख लें, सिख को देख लें, दलित को देख लें, नेक्सलाइट स्टेट्स में चली जाएं, वहाँ ऑलरेडी आवाजें उठ रही हैं। अब जो बांग्लादेश के ऊपर इनके इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो रहा है। तो न सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स में दे आर गोइंग डाउन, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी ये नीचे जा रहे हैं। वो जो बांग्लादेश के इलेक्शन में बड़ी उनको क्लैरिटी और आने जा रही है इंशाल्लाह भारत को कि किस हद तक उनका इन्फ्लुएंस है। बट कमिंग टू नाउ गाजा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम वहाँ पे सीज फायर करवा देंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इसराइल तो ग्रेटर इसराइल खुल के बात कर रहा है। वो कहते हैं रूहानी तौर पर मुझे चुन लिया गया है कि बस अब ग्रेटर इसराइल बनना ही बनना है। क्या आउटकम नजर आ रहा है आपको? वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट टाइम जहाँ पे ग्रेटर इसराइल की तरफ ही जाएगी बात? देखिए फरिया, हमें लेट देयर बी नो डाउट, मैं आपके प्रोग्राम में भी आपको याद होगा हम गाजा पे 3-4 दफा बातचीत कर चुके हैं। हर दफा एक चीज कंक्लूजन हमारा रहा है कि ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत, हिंदू जायनिज्म और जूइश जायनिज्म ने अपने अपने रीजनल जो एप्लीकेशन है वो कर दी हुई है। इसमें लेट देयर बी नो डाउट। अभी तक देखिए इसराइल जो था वो डायरेक्शनल जाता था जी, जिधर जिधर उसको थ्रेट मिल रही थी उनको वो खत्म कर रहा था। जहां जहां पे रेजिस्टेंस की पॉकेट्स थी या जहां से उसको खतरा था, कभी यमन में चले गए, कभी लेबनान में चले गए, कभी ईरान की तरफ अभी उन्होंने एप्लीकेशन की, और इसी तरह लिबिया को आप देख लीजिए, फिर सीरिया का देख लीजिए। अब वो जाएगा जी ग्रेटर इसराइल, तो बिल्कुल इट इज इन प्लेस जी, उसमें से तो आज तक हटे ही नहीं है। इसलिए तो लिक्विड पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हम कहते हैं ये सिस्टर पार्टीज है। तो अब वो वैली की तरफ जाएगा, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, तो ये नील से लेकर जो भी उन्होंने इराक में आई मीन यूफ्रेटिस तक जितना भी जाना है इन्होंने जाना ही जाना है जी, उसको तो परसू ही करना है, क्योंकि ये ट्रू एप्लीकेशन है जायनिज्म की। तो दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूं कि अरब कंट्रीज को इस वॉर को रोकने के लिए एक स्टांस लेना होगा जी। जब तक वो ममालिक वहां के खासतौर पे जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, दे विल हैव टू प्ले, लेट देयर बी नो डाउट इन एनी माइंड कि जायनिज्म और ये जो परसूट्स हैं ग्रेटर इसराइल के वो कभी रुक जाएंगे। ये बिल्कुल इन प्लेस हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। देखे ना, वो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इतना उनसे दूर है, इंडिया ने इतना उनके दिमाग में खौफ डाल दिया पाकिस्तान का कि वो जाते जाते पाकिस्तान की भी बात करते हैं। देखिए हमारे आप, हम तो पाकिस्तानी हैं, कौन डिजाइन लेके बैठा हुआ इसराइल के खिलाफ? देयर इज नो वन इन पाकिस्तान। लेकिन वो उसको भी जब रिलीजियस उस मोड में जाते हैं, वो कहते हैं ये एक मुसलमान ताकत ये किसी न किसी तरीके से अगर इन्वॉल्व हो गई हमें रोकने में, तो उस रेजिस्टेंस को भी वो अंडर द थंब एंड प्रेशर रखना चाहते हैं, कोरिजन करना चाहते हैं। और ये जो एप्लीकेशन पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे बलोचिस्तान में हो रही है, इसमें सीरियस नेक्सस हमने देखा है इसराइल का। दे आर पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो क्यों हमें वीक कर रहे हैं? ये ग्रेटर इसराइल से ही फ्लो आउट हो रही हैं ये पॉलिसीज के वो पाकिस्तान तक पहुंचे हुए हैं, हर इस्लामिक कंट्री तक जहां ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह है उसको काउंटर करने के लिए ये पहुंचते हैं। तो these all things are coming out of the greater Israel concept. राइट। सो गाजा की दुनिया के 44 ममालिक की सिविल सोसाइटीज़ ये कह रही हैं कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला मुहिम चलाई जाए 31 अगस्त को स्पेन से, जबकि 4 सितंबर को ट्यूनिस से कश्तियाँ गाजा के लिए निकलेंगी। कैसे देखते हैं आप इस कैंपेन को? देखिए लेट मी अप्रिशिएट जी, वेस्ट में जो चीज़ सही है वो सही है। आई थिंक मुसलमान ममालिक से ज़्यादा तो वेस्ट के अंदर इस वक्त लोग जो है वो अपना इजहार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पोजीशन ली है, स्पेन ने ली है, कनाडा से भी आवाज़ें आ रही हैं, ग्रेट ब्रिटेन में भी अभी देखिए उन्होंने इतनी सख्ती करने की कोशिश की लेकिन सिविल सोसाइटी वहाँ पे भी खड़ी हुई है। तो आई थिंक जेनोसाइडल जितना इन्होंने अप्रोच किया है इसको वहाँ से रेजिस्टेंस आ रही है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अरब वर्ल्ड जो है दे मस्ट बी अवेकन। पाकिस्तान भी जितनी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक्स उनको सपोर्ट कर सकता है। इवन अभी देखे ना, हम वार्म अप हो रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, लेकिन उसके बावजूद जो ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स की एप्लीकेशन हुई उसको पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया है जी, उसको नहीं माना, और इसराइल को तो कंडेम किया है व्हाटएवर दे हैव डन। तो डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हमें और करने की जरूरत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक वेस्ट के अंदर जो वेव चली है उसको वी मस्ट अप्रिशिएट, और इसका ऑफ कोर्स प्रेशर बनेगा। इस वक्त वेस्ट जो है वो मैं देखता हूँ कि ट्रंप के साथ बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में, रशियन यूक्रेनियन कॉन्टेक्स्ट में भी, और इसराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्टेक्स्ट में भी, ऑल्दो नंबर 2 उससे थोड़ा सा पीछे है रशियन यूक्रेनियन से, लेकिन वो उनसे साथ मुकम्मल एग्रीमेंट में नहीं है। अब उनकी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वरना अभी आपने समिट में भी देखा होगा जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो केमिस्ट्री थी,
खासतौर पे रशियन यूक्रेन के ऊपर अभी जब बातचीत हो रही थी, तो आई थिंक वेस्ट अब एक मजबूरी समझ लें उनकी, क्योंकि अमेरिका के साथ वो जिस तरीके से अटैच है, अदरवाइज दे आर नॉट वेरी वेल हैप्पी with what all is happening in Middle East and Russia, Ukraine. Right, General साहब, thank you so much for being on the program. General Zahid Mahmood ने एक in-depth analysis दिया है इंटरनेशनली क्या नक्शा बन रहा है। पाकिस्तान अपनी जगह हम देख रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, ख़ासतौर पे गाज़ा में जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, उसके लिए कोई लार्जर स्पेक्ट्रम पे यकीनन एक कैंपेन इफेक्टिव होगी। और ये जो अभी एक कोशिश की जा रही है कि कम से कम मीडिया के तहत इम्पैक्ट डाला जाए। लेट्स विश देम ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।